गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ 9 है वायुमंडल, उसके अंतर्गत तापमान तथा वायुदाब और पवन के विषय में पढ़ेंगे। वायु का संगठन, वायु प्रदूषण और वायुमंडल की परतें आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया जा चुका है। तो आज हम क्या पढ़ते हैं कि तापमान तथा वायुदाब क्या होता है, इसके विषय में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं तापमान और वायुदाब क्या होता है। तापमान का अर्थ फ़ारेनहाइट अथवा सेल्सियस में मापी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा से लिया जाता है। किसमें? फ़ारेनहाइट अथवा सेल्सियस। तापमान को हम किसमें मापते हैं? सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में मापी जाने वाली ऊष्मा की मात्रा से लिया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तापमान का वितरण 3 बातों पर निर्भर करता है: किसी स्थान का अक्षांश, उसकी समुद्र तल से दूरी तथा उस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांश क्या होता है। किसी स्थान के अक्षांश तथा उस स्थान पर सूर्य के ताप की प्राप्ति में गहरा संबंध होता है। सूर्य ताप की अत्यधिक मात्रा विषुवत रेखा के क्षेत्रों में प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें संपूर्ण वर्ष सीधी पड़ती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान क्या होता है? घट जाता है। तथा ध्रुवों पर सबसे कम तापमान पाया जाता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें जो है हमेशा तिरछी पड़ती हैं। दूसरा क्या है? समुद्र तल से दूरी। तापमान का प्रभाव समुद्र तल से दूरी पर भी पड़ता है। समुद्र तट के पास के स्थानों में हमेशा तापमान समान या मृदु बना रहता है। इन स्थानों में गर्मी की ऋतु में तापमान अधिक ऊंचा नहीं उठता तथा सर्दी के मौसम में भी अधिक नीचे नहीं गिरता। दैनिक एवं वार्षिक तापमान में भी अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। समुद्र से दूर जाने पर आंतरिक भागों में तापमान बढ़ता है और जलवायु में भी विषमता पाई जाती है। तापमान पर समुद्र से दूरी का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि पानी स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है। तीसरा कारण क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई तथा उसके तापमान में गहरा संबंध होता है। समुद्र तल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई में तापमान में 1 सेंटीग्रेड की कमी होती है। 1 सेल्सियस की या 1 सेंटीग्रेड की कमी होती है। तीसरा कारक क्या है? वायुदाब। वायु में भार होता है, इसलिए यह पृथ्वी के धरातल पर दबाव डालती है। वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडल के दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। समुद्र तट के निकट पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब सघन पाया जाता है। जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं, वायुदाब विरल हो जाता है, वहाँ वायु कम दबाव डाल पाती है। इसलिए ऊंचे स्थानों पर अथवा पहाड़ों पर वायुदाब कम पाया जाता है। क्षैतिज रूप में भी वायुदाब में भिन्नता पाई जाती है। किसी स्थान पर वायुदाब के दबाव एवं तापमान में प्रतिकूल संबंध होता है। वायु का ताप अधिक होने पर अधिक गर्म होने के कारण वायु हल्की हो जाती है, इसलिए उस वायु का दबाव कम हो जाता है और ठंडी वायु के अधिक सघन होने से वायु का दबाव बढ़ जाता है। अब जानते हैं पवन क्या होती है। पवन के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु की गति अथवा क्षैतिज संचार को पवन कहते हैं। वायु के चलने की दिशा के अनुसार ही उसका नामकरण किया जाता है, अर्थात जिस दिशा में वायु चलती है उसका नाम वही रख दिया जाता है। जैसे पश्चिम दिशा से चलने वाली वायु को पछुआ पवन एवं पूरब दिशा से चलने वाली वायु को पूर्वा पवन कहा जाता है। पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। नंबर 1 आता आपका ग्रही पवन। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की पवनें चलती हैं।
स्थायी पेटियों में वर्ष भर चलने वाली ग्रहीय अथवा सनातनी पवन कहलाती है। पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव इन पवनों के चलने की दिशा पर पड़ता है। इस कारण ये पवनें सीधी न चलकर दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ या उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप पवनों के मुड़ने का कोरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। इस प्रकार की व्याख्या फ्रांसीसी विद्वान कोरियोलिस द्वारा किए जाने पर इसका नामकरण उसी के नाम पर कर दिया गया। पृथ्वी पर 3 प्रकार की ग्रही पवनें चलती हैं। नंबर 1 ध्रुवीय पवन, नंबर 2 पछुआ पवन और नंबर 3 व्यापारिक पवन। तो सबसे पहले देखते हैं ध्रुवीय पवन क्या होती है। ये पवनें शीत कटिबंध में चलती हैं। ये पूर्व की ओर चलती हैं, इसलिए इन्हें क्या होता है, पूर्वा भी कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण ये शुष्क एवं अत्यंत ठंडी होती हैं। नंबर 2 आता है आपका पछुआ पवन। ये पवनें दोनों गोलार्धों के शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिम की ओर चलती हैं। ये सागरों अथवा महासागरों के ऊपर से चलती हैं, इसलिए इनमें नमी की मात्रा आ जाती है, जिससे ये अक्सर वर्षा कराती हैं। नंबर 3 आता है व्यापारिक पवन। ये पवनें एक निश्चित क्रम में चला करती हैं। दक्षिणी गोलार्धों में ये दक्षिण पूर्व से तथा उत्तरी गोलार्धों में उत्तर पूर्व से चलती हैं। ये महाद्वीपों के ऊपर से चलती हैं, इसलिए ये शुष्क होती हैं। फिर आता है आपका स्थानीय पवन। ग्रही अथवा स्थानीय पवनों के अलावा भी पृथ्वी के धरातल पर अन्य प्रकार की पवनें चलती हैं, जिसका प्रभाव स्थानीय अथवा क्षेत्रीय होता है, इसलिए इन्हें स्थानीय पवनें कहा जाता है। फिर आता है आपका मानसून। मानसूनी पवनें एक विशेष मौसम में निश्चित दिशा से चलती हैं। ऋतु के अनुसार ये पवनें अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। स्थल एवं समुद्र पर तापमान तथा वायुदाब में भिन्नता के कारण ये पवनें उत्पन्न होती हैं। इन पवनों को बड़े पैमाने पर स्थलीय एवं समुद्री समीर कहा जाता है। ये भारत में अधिक चलती हैं। समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ चलने पर ये पवनें वर्षा करती हैं। स्थलीय तथा समुद्री समीर। स्थल दिन में शीघ्र गर्म हो जाता है, वहाँ पर निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और समुद्र जल ठंडा होने पर उनका दाब बढ़ जाता है। समुद्र से स्थल की ओर तब धीमे पवनें चलती हैं। ये पवनें आर्द्रता से पूर्ण होती हैं। इन्हें समुद्री समीर कहते हैं। रात्रि में स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है और तब वहाँ उच्च वायुदाब होता है। पवनें अब स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, जो शुष्क होती हैं। ये स्थलीय समीर कहलाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझें। दैट्स ऑल। थैंक यू।